हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राजवैद लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे E2 मैकेनिज्म के बारे में। तो E2 मैकेनिज्म आपके क्लास 12th हेलो एल्केन हेलो अरीन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर लगातार इसे पूछा जा चुका है। बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट की बात करें, जेई की बात करें या सीयूईटी की बात करें, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जो E2 मैकेनिज्म है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग पेपर के अंदर छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एटम्स आर रिमूव्ड एज मॉलिक्यूल और कंपाउंड एंड एलिमिनेशन इज जनरली कैटलाइज्ड बाय मेटल, एसिड और बेस। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो हमारा रिएक्टेंट है, उसके अंदर से कोई एटम, कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ना कुछ ऐड होगा ना सब्स्टिट्यूट होगा ना, और सिर्फ क्या होगा बेटा? एलिमिनेट होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ये लेक्चर ले रहा हूँ, मेरी जगह कोई और केमिस्ट्री के टीचर आके आपको पढ़ाने लग जाए, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। काम वही है, ठीक है, लेकिन उसको ना करके कोई और एटम लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एडिशनल क्या होती है? एडिशन रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक और टीचर आ गए और वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। दिस इज एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा जी? मैं तो हूं यहाँ पर और मैं ही चले जाऊं यहाँ से, अगर मैं बोर्ड से यहाँ से हट जाऊं, तो दिस इज एलिमिनेशन। तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। ठीक है, किसी भी कोई रिएक्टेंट, कोई सबस्ट्रेट है, उसके अंदर किसी एटम का निकल जाना, किसी ग्रुप का निकल जाना, ग्रुप ऑफ एटम का निकल जाना, इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल। ये रिएक्शन हो पाती है या तो किसी मेटल की हेल्प से, ठीक है, या किसी बेस की हेल्प से, या फिर हम लोग बात करें किसी एसिड की हेल्प। ठीक है बेटा, तो सिंपल आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुई होगी कि बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है बेटा। ठीक बच्चा? लेकिन अगर मैं बात करूंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है हमारी E2 और एक होती है बेटा जी E1। जैसे SN2 SN1 रिएक्शन होती है, ऐसी E2 और E1 रिएक्शन होती है। और भी टाइप होते हैं इन रिएक्शन के, लेकिन वो हम लोग हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। सिंपल, अगर अब मैं CBSE बोर्ड की बात करूं, ठीक है, तो हम लोग जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि ये रिएक्शन लगाते कैसे हैं, इस रिएक्शन का मतलब क्या है। ठीक है बेटा जी, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं, यहां पर जो E2 रिएक्शन है, ये जो E2 रिएक्शन है, इसमें जो 2 है उसका मतलब क्या है? 2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और दूसरा क्या है यहाँ पर? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक हो गया यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और एक क्या हो गई हमारी? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये रिएक्शन जो E2 रिएक्शन होती है, ये बायोमोलिकुलर होती है, यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर दो केमिकल स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं, तो दिस इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बाय का मतलब टू, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स माने कोई ये हमारी केमिकल स्पीशीज होती है जिसके जिसके अंदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और वो प्रोडक्ट बनना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर यानी RDS स्टेप के अंदर दो रिएक्टेंट्स जो हैं, दो केमिकल स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रही है, तो दैट्स व्हाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज बायोमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर जो 2 है उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर एंड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्लियर? तो देखिए, अगर मैं इन रिएक्शंस का रेट लिखता हूं, ठीक है, रेट लॉ अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। ठीक है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या मैं सिंपल कहूं सबस्ट्रेट, एल्काइल हैलाइड ना मान के सिंपल यहां पर लिख देता हूं मैं सबस्ट्रेट। बहुत जनरल के लिए, जनरल केस के लिए सबस्ट्रेट। और यहां क्या हो जाएगा बेटा जी? बेस। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, हमने पढ़ा है कि रेट लॉ के अंदर जो हमारी पावर्स होती हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर होती है, इसकी पावर 1 है,
और इसकी पावर 1 है। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी जो रिएक्शन का रेट है वो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है सबस्ट्रेट और एक है बेटा जी हमारा बेस। उनकी जो पावर का सम होता है वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं। ठीक बच्चा, कोई डाउट, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, अभी बस मैं जनरल बात कर रहा हूँ इस 2 का मतलब क्या था इसके अंदर। पहले मैंने बात करी ई का मतलब क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, फिर मैंने बात करी ये 2 का मतलब क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो आप सेकंड करेंगे, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है तो आप बायोमोलिकुलर बोलेंगे। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी जब जब आप जो है E2 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक बच्चा, चलिए अब रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन पढ़ेंगे फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी मैंने यहां पर CH3 CH2 और Br ले लिया। क्या नाम है इसका, इथाइल ब्रोमाइड बोल दूं तो, इथाइल ब्रोमाइड। कुछ गलत बोला नहीं, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं इसके अंदर डालता हूं एल्कोहलिक KOH। क्या लेता हूं, एल्कोहलिक KOH। जो KOH है उसके पैलेट्स होते हैं, ठीक है, उसके पैलेट्स को मैं अल्कोहल के अंदर जब डिसॉल्व करता हूं देन वी गेट एल्कोहलिक KOH। जब मैं इस KOH जब इन KOH पैलेट्स को मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा देन वी विल गेट दी एक्वस KOH। तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है एंड एल्कोहलिक KOH कौन सी रिएक्शन करवाता है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में भी मैं अभी आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी मैं बाय प्रोडक्ट के बारे में ना बात करके मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है यहाँ पर इथीन। सो दिस इज इथीन। तो इथाइल ब्रोमाइड को जब मैंने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाया तो हमें क्या मिल गया, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसका नाम था, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो था हमारा एल्कीन, और 2 कार्बन की चेन थी, तो ये क्या बना यहाँ पर, इथीन बना। तो इथाइल ब्रोमाइड को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इथीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर, दिक्कत परेशानी, मुझे नहीं लगता आपको हो रही होगी। ये समझ में आया। चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हैं। तो देखिए, क्योंकि जब तक कोई रिएक्शन मैकेनिज्म ना समझ जब तक किसी रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म ना समझ लें तब तक हमें ना चीजें क्लियर नहीं होंगी। तब तक ऐसा लगेगा यार ये तो रट चुका है, ये तो रटना पड़ेगा, ऐसा है तो ये डाल दिया तो ये हो, ये डाल दिया तो ये होगा। लेकिन अगर मुझे मैकेनिज्म पता है तो मैं इसके जैसे और 50 सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर नहीं होगी। चलिए, कह रहे हो सर पढ़ाओ तो आगे तभी तो क्वेरी हो। देखिए यहां पर ये जो CH2 है, ये Br, और यहां पर भी क्या है बेटा, CH2 है। इसके एक H को मैं ऐसे लिख लेता हूं, या इसके तीनों H को मैं ऐसे ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कोई पक्षपात किया है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या डाला है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या ऐड किया हुआ है बेटा जी मैंने, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, देखिए एक होता है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के अंदर एक हमारा होता है एल्कोहल जिसे हम लोग ROH कहते हैं। R क्या होता है बेटा, कार्बन की चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 50 कार्बन। ठीक है, और साथ में इसको हमने डिसॉल्व करा है KOH के अंदर। अब होता क्या है, जब मैं इनको डिसॉल्व करता हूं तो यहाँ जो ये आयोनाइज होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पोलर तो है नहीं अल्कोहल, वाटर के कंपैरिजन में तो इसका डाइलेटरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, RO माइनस प्लस OH माइनस। यहाँ पर दो हमारे यहाँ पर केमिकल स्पीशीज हैं, RO माइनस और OH माइनस। लेकिन जब मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ बेटा जी, तो RO माइनस की बेसिसिटी ज्यादा होती है OH माइनस से। इसलिए बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस की वजह से रिएक्शन जो है प्रोटॉन को सीक करती है। प्रोटॉन माने हाइड्रोजन का आयन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के अंदर। इसी वजह से जब हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H+, और H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या बेटा जी, होगा क्या,
आपको पता है ये ब्रोमीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, यानी इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्रोटॉन है ये सारे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है बेटा जिसे जिसे हम लोग बेस कह रहे हैं, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू OH माइनस, जो RO माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, जिसकी वजह से OH माइनस अटैक करने जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कौन अटैक करने जाएगा, RO माइनस अटैक करने जाएगा, OH माइनस को वो सुपरसीड कर जाएगा। अब वो इसको सब्स्टिट्यूट करने नहीं आता, वो कहता है इसको निकाल के मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे ROBr बना के कोई फायदा नहीं है, ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होने वाली है, तो वो क्या चाहता है, मेरा प्रोटॉन गया था, मुझे मेरा प्रोटॉन ला दो, ठीक है, वो कहता है मेरा प्रोटॉन गया था, मुझे मेरा बस प्रोटॉन ला के दे दो, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहां जाता है, ठीक है, वो यहां क्या देखता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, अब इस पे तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, इस पे तो अटैक नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये क्या चाहता है, ये जाता है हाइड्रोजन के पास, किसके पास जाता है ये, हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन क्या कर देता है, यहां पर देखे तो जरा, मैंने वो पार्शियल पॉजिटिव यहां से मिटा दिया, जब ये हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, तो ये दोनों ही बॉन्ड उठकर इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में आ जाएंगे, ये दोनों ही बॉन्ड कह रहा हूं सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आ जाएंगे, और कहानी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, देखिए, मुझे एक चीज बताइए, यहां जो है इन दोनों कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसे डॉट डॉट से बना देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ देखिए, और कार्बन किसी भी सूरत में, कार्बन किसी भी हालात में किसी भी तरीके से 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, इसके तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन के हो गए 5, 1 2 3, एक ये डॉट डॉट वाला 3, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन के, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो जिसकी वजह से इसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा ये Br माइनस, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर, एल्कोहल जो था मेरा एक बेस था, RO माइनस एक बेस था, तो बेस ने यहाँ पर कैटलिस्ट का काम किया, कुछ ना जुड़ा इससे, ना सबस्ट्रेट से जुड़ा, ना कुछ बदतमीजी करी, चुपचाप उसने क्या करा, अपना काम कर दिया, इसके अंदर से Br को एलिमिनेट करवा दिया, इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नाम से भी इस रिएक्शन को जानते हैं, जिसके अंदर जो ये डी वर्ड है इसका मतलब है रिमूव, किसको रिमूव कर रहे हो बेटा जी आप, एक हाइड्रो ग्रुप को, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा एक हेलोजन ग्रुप को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी दिख जाए इसको आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी भाषा में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर, क्या हुआ कि अल्कोहलिक केओएच के अंदर जो RO माइनस था उसने किसके ऊपर अटैक करा, बीटा कार्बन पे, ठीक है, अच्छा अब ये बीटा क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन होता है अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाला होता है बीटा, बीटा के अगला होता है बेटा जी कार्बन, ठीक है, वो बीटा के अगला होता है हमारा गामा, कार्बन कह रहा हूँ गामा, ठीक है, तो दिस इज अल्फा बीटा, और इसके एक और जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी, गामा,
फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है Br, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये वो ग्रुप, वो एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। जो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ऐसे ग्रुप को, ऐसे एटम को और ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं फंक्शनल ग्रुप कहता हूं। ठीक है, आई बात समझ? तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? Br। ठीक है, तो Br के जस्ट नेक्स्ट कौन सा कार्बन है? ये CH2। ये CH2 क्या हुआ? मेरा अल्फा कार्बन। और उस अल्फा के जस्ट नेक्स्ट कौन है? ये CH3। तो CH3 क्या हुआ? मेरा बीटा कार्बन। ठीक है, आई बात समझ? यानी ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का एक और नाम है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसकी वजह से इस रिएक्शन का एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहूं या मैं बीटा एलिमिनेशन कहूं, ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर से? बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, कुछ रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा हाइड्रो ग्रुप और हेलोजन ग्रुप एक साथ रिमूव हो रहा है। डीई माने रिमूव कर देना। ठीक है, एकदम खल्लास। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, ये तो पेपर में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सा क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा। पेपर के अंदर मैं बताता हूं क्या आएगा पेपर के अंदर। अच्छा, पेपर के अंदर आने से पहले बता दूं, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, एक है हमारा वेदा 11E और एक है हमारा वेदा 12E। वेदा 12E, ये रिएक्शन दोनों के अंदर ही है, 11th के अंदर भी है, 12th के अंदर। सेम रिएक्शन 11th के अंदर आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के अंदर, और सेम रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये रिएक्शन है क्लास 12th के अंदर, और क्लास 11th के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है। तो मैं हर बार ये कहता हूं कि जो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी की प्रिपरेशन है, वो सेम रिएक्शन दूसरे चैप्टर के अंदर उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज बन के आ जाएगी, जिससे वो बन रहा है। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो मेरा कल को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे होंगे, उस रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे होंगे, और जो प्रोडक्ट है वो प्रिपरेशन हो गई इस कंपाउंड की। ठीक है, तो ये वेदा 11E, वेदा 12E, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, क्लास 11th, क्लास 12th, ठीक है, आप अपना रिस्पेक्टिव ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये नोट्स की फॉर्म में मिल जाता है, डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स होते हैं, पोल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और हमारा एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है प्रॉपर। ठीक है, तो आप हमसे यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जो पूछना है पूछिए एकदम खुल के कि सर ये वाले टॉपिक का कब लाइव सेशन लोगे। आपको अगर ये जानना है कि सर कि इस वाले टॉपिक में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सारे बच्चे वहां ग्रुप के अंदर बता दे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका एक लाइव सेशन ले लो, तो लाइव सेशन हो जाए, क्या बुरा है बताओ। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। 12th वाले 12E ज्वाइन कर लो और 11th वाले 11E ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि CH3 Br CH2 CH3, बेटा जिसका क्या नाम है? इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर मैं एल्कोहलिक KOH डालता हूं। इसके अंदर मैं क्या डालता हूं? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा जी। एक बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहां पर एक बनता है बेटा जी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है बेटा जी ब्यूटुइन, और इसका नाम क्या है बेटा जी? ब्यूटीन। इसका नाम है ब्यूटीन।
ये है हमारा ब्यूटीन और ये क्या हो गया हमारा ब्यूटीन। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये अगर 100 ग्राम मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है तो 100 ग्राम में से 85 ग्राम ये बन जाता है और 15 ग्राम सिर्फ ये बनता है। एक मिक्सचर मिलता है जिसके अंदर 85 ग्राम ये होता है और 15 ग्राम ये होता है। तो मोटा-मोटी मान के चलूँ 85% ये हो गया और 15% ये फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला कौन-सा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? नहीं। आई बात समझ या नहीं? तो ये हमारा मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जिसमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करो और बताइए कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, उसका नाम बताइए। तो ये ब्यूटीन है और ये क्या है? सिंपल ब्यूटीन है। चलिए, इसका मैकेनिज्म हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बिना मैकेनिज्म के तो भैया मजा आना ही नहीं। बिना मैकेनिज्म के तो खेला समझ में ही नहीं आएगा, हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। चलिए, तो मैंने सपोज कीजिए CH3 CHBr, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लेता हूं CH3 CH2 है ना, इसका एक H मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां। ठीक है, मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन आपको समझाने के लिए ये मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है और इसका एक H में यहां लिख लेता हूं। ठीक है भैया, देखिए ये है अल्फा कार्बन, ठीक है, ये है अल्फा, हाँ या ना? तो यहां पर, ठीक है, यहां पर ये हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। सिर्फ यहां पर एक ही बीटा नहीं है, यहां पर दो बीटा हैं। अब भाई आता है हमारा बेस, बेस का काम शुरू हो जाता है। RO माइनस, अब RO माइनस कहता है यार कि मैं इस वाले हाइड्रोजन को उठाऊं या इस वाले को उठाऊं, क्योंकि मेरा काम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना, बीटा पे से हाइड्रोजन उठा के ले जाना। ठीक है, अब इसको उठाऊं या उसको उठाऊं, इसको उसको, इसको उसको, किसको भाई? ठीक है, वो तो एकदम बौखला जाएगा, पगला जाएगा, भाई कहां जाऊं, कौन ज्यादा इनमें से बढ़िया है। ठीक है, फिर वो दिमाग लगाता है। एल्कोहलिक केवच कहता है कि अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को उठा के ले जाऊंगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में एल्कीन बनेगी। किन दोनों के बीच में? इन दोनों कार्बन के बीच में, जैसे यहां बन रहा है। और अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को उठा के ले जाता हूं तो इन दोनों कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और यहां एल्कीन बनेगी और इस तरीके का कुछ फॉर्म हो जाएगा CH2। ठीक है, तो मेरा बनेगा ब्यूटीन अगर मैं इसको उठा के ले जाता हूं, और अगर इसको उठा के ले जाता हूं तो ब्यूटुइन बनेगा। और यहां पर खेला शुरू हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जो कि हमने भाई जीओसी के अंदर छोड़ दी। लेकिन दिक्कत मत लो, मैं हूं ना। ठीक है, वाई फियर व्हेन राज इज हियर। ठीक है, तो दिक्कत परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? कुछ नहीं होता, यही समझ लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो दोनों केस उठा के चल रहे हैं हम लोग, दोनों केस उठा के चल रहे हैं बेटा जी। कैसे? इसको मैं बीटा 1 नाम दे देता हूं और इसको बीटा 2 नाम दे देता हूं। ये बीटा 1 और ये बीटा 2। तो अगर मैं बीटा 1 पे एलिमिनेशन करवा रहा हूं, ये बीटा 1 ये बीटा 2, ठीक है, अगर मैं बीटा 1 पे एलिमिनेशन करवा रहा हूं यहां पर, तो बेटा जी ये इसको लेकर जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म कहां होगा? इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बताओ तो, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और Br यहां से निकलना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। अच्छा, क्लियर? चलिए, और अगर मैं यहां से उठा के ले जाता हूं हाइड्रोजन को, तो यहां जा डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मैं हाइड्रोजन को यहां से उठा के ले जाता हूं, इस वाले बीटा 2 के हाइड्रोजन को लेके जाता हूं, तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और Br यहां से निकल जाएगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? CH3CH2, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, 2 ही बचेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये यहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, जब यहां से हाइड्रोजन गया है तो ये प्रोडक्ट बना है, जब यहां से हाइड्रोजन गया है ये प्रोडक्ट बना है। लेकिन समस्या अभी भी वहीं की वहीं है, ये क्यों बना है ज्यादा, ये कम क्यों बना है। तो देखिए, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ता है, हर कोई चाहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं भाई, इससे स्टेबलाइज हो जाऊं। अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं एल्काइल लाइड हूं, मैं बेस से रिएक्शन कर रहा हूं, अगर मैं बेस से रिएक्शन कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि इससे रिएक्शन के बाद भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी एनर्जी लोअर हो जाए, और मेरी एनर्जी जैसे ही लोअर होगी भैया मैं स्टेबल, मजे ही मजे। ठीक है, आई बात समझ या नहीं। तो कहता है कि भाई अब तो मजे ही मजे है, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी लोअर हो जाएगी। आई बात समझ। ठीक है, तो ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल इसलिए होता है। चलिए जानते हैं खेला ये क्यों स्टेबल है। तो देखिए, ये दोनों कार्बन एटम क्या बना रहे हैं, एल्कीन, और यहां कौन बना रहा है, ये दोनों कार्बन एटम। यहां ये दोनों कार्बन एटम की एल्कीन बना रहे हैं, और यहां ये दोनों कार्बन एटम एल्कीन बना रहे हैं। और एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, जिसपे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। कंफ्यूज ना होना, जब Br है मेरा फंक्शनल ग्रुप तो उसके नेक्स्ट वाला हो गया ये अल्फा, और ये नेक्स्ट वाले बीटा। लेकिन इस समय ये दोनों कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों तो इसके इधर वाला भी अल्फा होगा और इसके उधर वाला भी अल्फा होगा। सेम किधर देखो, इधर देखो, ये दोनों क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड एल्कीन बना रहे हैं, तो इसके उधर वाला भी अल्फा होगा और इसके इधर वाला। लेकिन दुखद बात ये है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहां पर ये जो कार्बन है इसके पास कोई नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं। तो बीटा तो है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो इसके लिए अल्फा ये हो गया और एक अल्फा ये हो गया। इसके लिए अल्फा ये हो गया, डबल बॉन्ड का जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहे हैं उसके नेक्स्ट वाला अल्फा होगा ये वाला अल्फा। लेकिन इसके कोई नेक्स्ट अल्फा था ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ, इसके कोई नेक्स्ट अल्फा था ही नहीं। तो बेटा जी इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन का है यहाँ पर, ये अल्फा है और ये बीटा है, हमें सिर्फ अल्फा देखना है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। और हमें सेट जैब बता के गए थे कि भैया जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, और जिसपे कम अल्फा हाइड्रोजन वो हमारी लेस स्टेबल एल्कीन होगी। और ज्यादा स्टेबल एल्कीन को मैं सेडजेफ एल्कीन कहता हूं, और लेस स्टेबल एल्कीन को मैं हॉफमैन एल्कीन कहता हूं। ठीक है, देख लो पूरा खेला। इसके पास एक अल्फा ये रहा, एक अल्फा ये रहा, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हो गए 6। इसके पास सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है और उसमें भी सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगे हैं, तो उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा स्टेबल, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन के अंदर, उतने ही स्टेबल वो होते हैं। ठीक है, इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और जो हमारी स्टेबल एल्कीन होती है, जो हमारी स्टेबल एल्कीन होती है बेटा, उसे कहता हूं मैं सेटजेफ। कुछ किताबों में जेड सेफ लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सेटजेफ बोले, जेड सेफ बोले, एक ही बात है। और जो लेस स्टेबल एल्कीन होती है बेटा, उसे हम लोग हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन, ये बात ना भूलिएगा। ठीक है, दिक्कत परेशानी कुछ इसके अंदर, समस्या कुछ, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, कितनी बढ़िया रिएक्शन थी, है ना, बढ़िया, बहुत मजे से हमें समझ में आया कि बेसिकली ये है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। भाई देखिए, स्टेबल एल्कीन बनानी है, स्टेबल एल्कीन कब बनेगी, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं एल्कीन, इसकी वजह से एल्कीन स्टेबल हो जाती है। और इसी को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं, इसी को मैं क्या कहता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसके अंदर जीओसी के टॉपिक हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना, दिक्कत की बात है ही नहीं। वेदा अकेडमी में है आप, ये मत भूलिए, वेदा अकेडमी में आपके सारे डाउट्स, ठीक है, रूट से शूट तक हम लोग कवर करते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है,
कोई भी समस्या है, आपको ऐप का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा वेदा अकेडमी का ऐप है और हम लोग रोज़ आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं वेदा अकेडमी पर। इसी चैनल पर आना है आपको, वेदा अकेडमी के क्लास 11, क्लास 12 चैनल पे आना है, ठीक है? क्लासेस को अटेंड करना है और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो 11वीं के बालक 11वीं वाली क्लास अटेंड कर लो, 12वीं के बालक 12वीं वाली कर लो और 12वीं वाले बालकों को अगर कुछ कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो 11वीं जॉइन कर लो भाई। क्या दिक्कत है? रिकैप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सलील सर आपकी फिज़िक्स क्लास लेते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ। एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और सोनू सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा? रोज़ लाइव क्लास हो रही है। ऐप पर भी हम लोग लाइव आते हैं। ऐप पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड कोर्सेज़ ये सब मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है ऐप के ऊपर। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ऐप को ऊपर आपके ऊपर देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ₹1 का सब्सक्रिप्शन है, ₹1 देखिए, जहाँ ₹1 में आजकल क्या ही मिलता है, वहाँ हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। क्योंकि वेदा अकेडमी का मानना ऐसा है, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। तो परेशान ना होइए, वेदा अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोज़ हैं, उनको रोज़ देखिए, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।